दोस्तों, आज से हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट को जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है सिर्फ वही प्रश्न को करवाया जाएगा जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा हुआ है और जो कि आपका एग्जाम जो कि कैंसिल हुआ है 1 अक्टूबर वाला। ठीक है, उसी के आधारित पर जो ये सभी प्रैक्टिस सेट को जो है आपको मतलब दिया जाएगा और उसी टाइप का प्रश्न भी जो आपको इसमें मिलने वाला है। और ये सभी प्रश्न जो है आपका जीके जीएस का क्लास होने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है यानी कि 75 प्रश्न जो है आपका ये जीके जीएस ही कवर करता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि यदि आप जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है यही बना सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि हम बात कर ले तो इस बार हिंदी से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदी से जो आपको कितना प्रश्न मिलेगा, तो 10 प्रश्न जो आपको हिंदी से मिलने वाला है। इंग्लिश से भी जो है आपको 10 प्रश्न और मैथ से भी जो आपको 10 प्रश्न। कहने का मतलब यहाँ से 30 प्रश्न और 70 प्रश्न जो है आपको जीके जीएस से ही मिलने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको जीके जीएस पर फोकस करना है, क्योंकि आप जो है समय बहुत कम बचा हुआ है और आपका एग्जाम जो होगा तो आपको पता होना चाहिए कि फुल्ली टाइट से आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो भी एग्जाम यानी कि 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 2 दिसंबर से, और ये 7 जनवरी तक चलने वाला है। इसमें जो है आपका एग्जाम जो है फुल्ली टाइट से होने वाला है। ठीक है, और आपका एग्जाम सेंटर भी जो है ये सभी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट कीजिए और अभी से आप अपना लगन में लग जाइए, क्योंकि समय जो है आपको बहुत कम बचा हुआ है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र यानी कि शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना जो ये कब हुई है, यानी कि इसकी स्थापना जो ये कब हुआ है। देखो ये 16 नवंबर 1945 को कब हुआ है, 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक यानी कि संस्कृति संगठन की ये स्थापना हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय जो ये कहाँ पर स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये पेरिस में, कहाँ पर स्थित है, ये पेरिस में। ये पेरिस कहाँ पड़ता है, ये फ्रांस में पड़ता है। पेरिस जो ये कहाँ पर पड़ता है, ये फ्रांस में पड़ता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है, ये फ्रांस में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल जो होती है इसे कब जो है बोया जाता है। देखो खरीफ का फसल जो होता है इसे जून जुलाई में जो है बोया जाता है। ठीक है, जून जुलाई में जो है इसको बोया जाता है खरीफ फसल को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय जो है ये कौन था। भारत का प्रथम वायसराय जो है कौन था, भारत का प्रथम वायसराय जो है ये कौन था। देखो भारत की प्रथम वायसराय की हम बात कर ले तो ये लॉर्ड केनिंग, कौन हो जाएगा, लॉर्ड केनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड केनिंग का कार्यकाल की हम बात कर ले तो ये 1856 से लेकर 1862 तक जो इसका कार्यकाल रह चुका है। ठीक है, और यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय भी रहा था। और इसके कार्यकाल में जो है 1857 की क्रांति का सफलतापूर्वक जो है दमन उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, लॉर्ड केनिंग की। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे था कि द्वारा पेश किया गया, यानी कि किसके द्वारा जो है ये पेश किया गया है, किसके द्वारा जो है यह पेश किया गया है। देखो ये जो है ना लॉर्ड बेलेजली के द्वारा जो है पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। कब किया गया है, यानी कि 1798। ठीक है, 1798 से 1805 के बीच में जो है इसे किया गया है। और सहायक संधि जो है पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है बेलेजली से पूर्व यानी कि फ्रांसीसी गवर्नर डोपले, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर था डोपले ने किया था। और सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाला राज्य जैसे कि हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद यानी कि 1798 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर हो जाएगा, तंजौर हो जाएगा, अवध हो जाएगा आदि। ठीक है, ये सभी जो है इंदौर के यानी कि होलकरों में सहायक संधि जो कि स्वीकार नहीं कर रहा था। ठीक है, ये सभी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कैंप्योर्ड भाषा, ठीक है, कैंप्योर्ड भाषा
यानी कि FORTRAN किस क्षेत्र में उपयोगी है? यह भाषा जो है किस क्षेत्र में जो है उपयोगी है? ये भाषा जो है आपका किस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जो है उपयोगी है? देखो ये भाषा जो है विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होता है, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में जो ये भाषा जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा है कि कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल जो है किसके लिए जो है उपयोगी होता है? देखो ये व्यवसायिक कार्य के लिए जो है उपयोगी होता है, व्यवसायिक कार्य के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि व्यवसायिक कार्य के लिए जो ये उपयोगी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति किसने अपनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति जो है यह किसने जो है अपनाई थी? देखो ये लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो राज्य हड़प नीति, ठीक है, राज्य हड़प नीति या व्यापकगत, ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत ने की डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है किसने किया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। और राज्य हड़प नीति का शुरुआत भी जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। कब किया था? देखो जिसके जिसके तहत 17, ठीक है, जिसके तहत 17 यानी कि 1848 में जेतपुर हो गया, संभलपुर हो गया, बघाट हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, ये सभी जो है ना रियासत अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था, ठीक है, ये सभी राज्य। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? देखो इसी टाइप का प्रश्न जो कि टफ टफ प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी जाते हैं नॉर्मल प्रश्न पढ़कर, इसलिए जो आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एग्जाम में टफ टफ जो है प्रश्न पूछा जाता है, इसी प्रकार का प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में देखने को भी मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किन कोशिका में जो है नाभिक जो है नहीं होता है? तो वो नाभिक जो है ना, ये लाल रक्त कोशिका में जो है नाभिक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है कि नाभिक जो है यानी कि लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है? जो समर्थ होता है, देखो वो क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटा जीव जो है कौन सा है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में क्या होता है? समर्थ होता है। देखो वह जीव जो होता है माइक्रोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? यानी कि हुमायूं का मकबरा जो ये कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो हुमायूं का मकबरा की हम बात कर ले तो ये दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा मुगल मुगल वास्तुकला में से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दीप क्या कहते हैं दीनपनाह, ठीक है, दीनपनाह अर्थात पुराने किले के निकट स्थित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो ये कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? देखो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल सती विनिमय यानी कि 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है लाया गया था? भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है इसे लाया गया था? देखिए लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा जो है इसे लाया गया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिंग की कार्यकाल यानी कि जो कब से कब तक था, यानी कि 1828, ठीक है। ये 1828 से 1835 तक रहा था इसका कार्यकाल, 1828 से 35 तक, ठीक है। और 1833 की चार्ट एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनाया गया है, ठीक है। और इनके कार्यकाल में जैसे कि राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को सैन्य 1829 में समाप्त कर दिया गया है। कब कर दिया गया? 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, यानी कि ऐसा कौन सा कथन है जो कि क्या है वो गलत है? देखो पदार्थ के कण जो स्थिर अवस्था में होती हैं बिल्कुल गलत है, ये सभी बिल्कुल बिल्कुल क्या है सही है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ना तत्व है और ना ही यौगिक है? यानी कि ऐसा कौन है जो कि ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है?
देखो वायु वायु जो है ये ना तत्व होता है ना यौगिक होता है, बल्कि ये जो है ना मिश्रण होता है। वायु जो है ये मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल शोधन या जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का जो है प्रयोग किया जाता है जल शोधन में। देखो जल शोधन में जो विपरीत प्रासरण का प्रयोग जो है किया जाता है। विपरीत प्रासरण का प्रयोग जो है ये जल शोधन प्रक्रिया में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल जो है ये कौन था स्वतंत्र भारत का। देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो ये लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम जगह प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर ले तो यहाँ पर जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि भारतीय गवर्नर था। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई जो ये क्या होती है। देखो आपको प्रश्न देखकर ये पता चल रहा होगा कि यदि आप 1 अक्टूबर को एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि नहीं इसी टाइप का जो है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यदि आप 1 अक्टूबर का एग्जाम दिए होंगे तब। देखो क्या बोल रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई जो है क्या होती है। देखो एग्जाम में प्रश्न जो है ये बहुत मतलब टफ टफ जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए तो जीवन की मूलभूत इकाई जो ये क्या होती है। देखो जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिका, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, किसकी भूमिका होती है। देखो ये जो है ना क्या कहते हैं अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो जेसन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे वो कौन है। देखो ये जो है ना CR दास गए थे। कौन गया था, CR दास जो ये जेल चले गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे वो CR दास चले गए थे। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन 1922 का कब का 1922 का अधिवेशन 1922 का अधिवेशन गया में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता जो CR दास ने ही किया था गया में। ठीक है, CR दास ने गया में। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। लखनऊ समझौता जो है ये संपन्न किया गया है, बताइए। देखो ये 1916 में, कब 1916 में जो इसे संपन्न किया गया है। 1916 ईस्वी में जो इसे क्या किया गया है तो संपन्न किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका जो कि जंतु कोशिका से किस प्रकार जो है भिन्न होती है। पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार जो भिन्न होती है तो कोशिका भित्ति से लेकर जो है ये भिन्न हो जाती है। ठीक है, पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से भिन्न होती है, कोशिका भित्ति को लेकर के क्या हो जाती है तो ये भिन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की हवा महल का निर्माण जो है किसने किया था। हवा महल का निर्माण जो है यह किसने किया था। देखो हवा महल का निर्माण की हम बात कर ले, हवा महल का निर्माण जो है किसने किया था तो यह जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जो है किया था हवा महल का निर्माण। हवा महल जो है कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, हवा महल जो है कहाँ पर स्थित है, यह जो है राजस्थान में जो है स्थित है हवा महल। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, जयपुर में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न कि जयपुर में हवा महल का निर्माण जो है किससे हुआ है। जयपुर में हवा महल का निर्माण जो है यह किससे हुआ है जयपुर में। देखो ये लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण लाल हो गया, उसके बाद गुलाबी बलुआ पत्थर से जो है जयपुर में हवा महल का निर्माण हुआ है। ठीक है, हवा महल का निर्माण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। क्या बताया है, कुंजी बताया है। देखो ये लखनऊ अधिवेशन 1936 को बताया। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1936 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऊर्ध्वपातन जो है वो कर सकता है, देखो ऊर्ध्वपातन जो ये कर सकता है अमोनिया क्लोराइड। कौन हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड, थोड़ी सॉरी अमोनिया सल्फेट नहीं बल्कि अमोनिया क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पर जो है अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय जो ये कहाँ पर स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? लियोन में। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ये चंद्रमा जो आता है ये कब आता है। देखो ये जब सूर्य ग्रहण होता है तब जाकर के जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ये चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तब। चलिए अगला प्रश्न है कि सुएज नहर की लंबाई जो है कितनी होती है। सुएज लहर की लंबाई जो है कितनी है। सुएज लहर की लंबाई, देखो सुएज लहर की लंबाई जो 168 किलोमीटर, कितना है ये 168 किलोमीटर। जो ये सुएज लहर की लंबाई जो कितनी होती है, ये 168 किलोमीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन से मुगल शासक जो कि राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिया था। प्रश्न को फिर से समझना है कि कौन से मुगल शासक जो कि राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिया था। देखो ये जहांगीर हो गया, उसके बाद शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जहांगीर और शाहजहां जो कि लिया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि वाक्यूलर क्या है। वाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा जो ये समाप्त किया गया था। वाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के द्वारा जो है इसे समाप्त किया गया है, यानी कि किसके द्वारा किया गया है समाप्त। देखो ये रिपन के द्वारा जो है इसे समाप्त किया गया। ठीक है, रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि लेनिन जो है कहाँ का शासक था। लेनिन जो है ना ये कहाँ का शासक था लेनिन। देखो लेनिन जो ये सोवियत रूस का शासक था। कहाँ का? सोवियत रूस का शासक जो ये लेनिन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि खुदा बख्श पठागार जो है कहाँ पर स्थित है। खुदा बख्श पठागार जो है ये कहाँ पर स्थित है। ये जो है कहाँ पर स्थित है। देखो ये कहाँ पर स्थित है, ये अपना पटना में जो ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े थे। फिलिस्तीन जो है ये किसके विरोध में जो है ये लड़ा था, किसके विरोध में। देखो ये जो है ना यहूदियों, क्या हो जाएगा? यहूदियों के विरोध में जो ये लड़ा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है। सिंदरी कारखाना में जो है क्या बनाया जाता है। सिंदरी कारखाना में जो को खाद को बनाया जाता है। ठीक है, किस चीज को बनाया जाता है? तो सिंदरी कारखाना में जो होता है ना उसमें खाद को जो है बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो ये क्या होती है। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है ये देखो 25 साल की होती है। ठीक है, 25 साल की होती है। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है ये 25 साल की होती है। और यदि आप पंचायत से चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए आपको 25 वर्ष का होना चाहिए। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया है। नई दिल्ली का शिलान्यास जो है 15 दिसंबर 1911 को जो है किसने किया है। देखो ये जो है ना सम्राट, ठीक है, सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया है। किसने किया है? सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी है, यानी कि कहाँ से सीखा है, यानी कि किससे जो है ये सीखा है। देखो ये जो है ना थियोडोर जेनसन से जो है सीखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थियोडोर जेनसन से जो है ये सीखा है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक जो है ये कौन सी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक की हम बात कर ले तो ये जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है किया गया है। देखो ये आर्टिकल 45 के द्वारा जो है इसका प्रावधान जो है किया गया है। नीति निर्देशक तत्व में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद यानी कि 45 में जो है इसका अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 45 में। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर की, भारत में मंत्री परिषद यानी कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में मंत्री परिषद जो होता है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति जो ये उत्तरदायी होता है, किसके प्रति। देखो ये लोकसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है। भारत में मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक यानी कि कीबोर्ड विकसित किया है, बताइए। देखो ये गूगल किया है, किसने किया है, गूगल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गूगल। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि का प्रयोग जो है किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में जो है किस विधि का प्रयोग जो है किया जाता है, किस विधि का। देखो उसमें जो है उत्पत्ति गणना विधि हो गया और आय विधि, उपयुक्त तो दोनों का जो है यहाँ पर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है यह जो किस युग की सभ्यता थी। देखो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग की जो है एक सभ्यता थी। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष जो है कहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष जो मिला था ये कहाँ से मिला था। देखो ये सुरकोटदा से मिला था। कहाँ से मिला था, सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष जो है ये सुरकोटदा से मिला था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 47 नंबर में प्रश्न है कि अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जो ये जानकारी मिलती है। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में जो है जानकारी मिलती है यानी कि कहाँ से जो ये जानकारी मिलती है। देखो ये जानकारी की हम बात कर ले तो ये 13वें शिलालेख से जो है मिलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13वें शिलालेख से। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पौडजोल जो है क्या होता है। पौडजोल जो है ये क्या होता है, देखो ये जो है ना कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली एक मिट्टी होता है। ठीक है, ये क्या होती है, एक प्रकार की मिट्टी होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से जो है यहाँ पर भेजा गया था। देखो वे जो है ना इंग्लैंड के युद्ध प्रत्ययों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो उसे भेजा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी की वन सर्वाधिक जो ये कहाँ पर पाया जाता है। चंदन की लकड़ी, देखो चंदन की लकड़ी भारत में सबसे ज्यादा जो नीलगिरी की पहाड़ियों में जो चंदन की लकड़ी जो ये पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी जो है ये सबसे अधिक पाई जाती है। तो आज का ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको बिहार पुलिस के लिए पल पल का अपडेट जो है आप तक को समय समय पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।